हाफिज साहब, मैं ज़रा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आपको याद है कि हम पहले भी इसी इशू के ऊपर इसी टॉक शो में बात कर चुके हैं कि ये जो जजेस पिछले फैसले के अंदर कह बैठे थे, बहुत सारी चीज़ें उड़ा बैठे थे, ये एक थोड़ा सा हेस्ट में हमें लग रहा था, बहुत उजलत में फ़ैसला जो है वो किया गया था। आज ये जिस तरह फ़ैसला उड़ गया, फ़ौजी ट्रायल्स की बहाली क्यों ज़रूरी थी और जो गैर आइनी करार देने वाले फ़ैसले से रियासत को क्या नुकसान हो सकता था या हो रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करना चाहूँगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लेवल ऑफ प्रोसीडिंग्स था वो किस लेवल के अंदर था। आपके सामने दो लॉ जो है वो स्ट्राइक डाउन हुए। एक आपके सामने नैब लॉ स्ट्राइक डाउन हुआ है 2023 के अंदर जब चीफ जस्टिस साहब जा रहे थे, और दूसरा लॉ जो स्ट्राइक डाउन किया गया है वो आपका ये पाकिस्तान मिलिट्री लॉज है तीन। जो वो पहला लॉ था उसके ऊपर 52 हियरिंग आई थी और 1.5 साल वो चला था, और उसके बाद एक फैसला आया और वो जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी उसको ओवरराइड करके कहा गया कि पार्लियामेंट का ये प्रेरोगेटिव नहीं है। और उसके ऊपर भी जो था वो दो चीज़ें आई। एक तरफ कहा गया कि पार्लियामेंट की पावर है और कुछ अमेंडमेंट्स को सिक्योर कर दिया गया लीगली, और कुछ पे कहा गया कि पार्लियामेंट की पावर नहीं है और उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। अब ये जो केस है ये आया ये है कि नंबर वन आपको बताऊं ताकि हिस्ट्री के अंदर आए कि पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ने अप्रैल 2023 में पास किया। उसके अंदर ये था कि कोई भी जो बेंच बनेगा उसके अंदर 1+2 जजेस होंगे, और उनकी जो अपील है वो आप सेक्शन 5 के नीचे जो है अगर 3 है तो लार्जर बेंच बनेगा उससे मुताबिक, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है तो 5 जजेस में मुश्तमिल वो केस सुनेगा और उसके बाद आप उसकी अपील के अंदर चले जाएंगे। अब इसके अंदर 9 मई का एक इंसिडेंट होता है। आपका जो पहला लॉ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसको नोटिफिकेशन होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया। जब 9 मई वाला आया तो चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर एक बेंच बनाया, और बेंच था 9 लोगों का। उसमें ये मौजूदा चीफ जस्टिस भी थे और जिन्होंने आज प्रोसीडिंग को प्रिजाइड किया है जस्टिस तारिक मसूद ये भी थे। पहली ही हियरिंग के ऊपर ये कहा गया कि जी चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है आप उसका फैसला पहले करें तो फिर आप इस बेंच को आगे लेके चलें, और 2 जजेस थे उसके अलहदा हो गए। फिर उसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे एतराज़ किया गया तो वो पीछे हट गए और बाकी रह गए 6। उन 6 की सिर्फ 3 हेयरिंग्स हुई, और फोकस उसके अंदर ये था कि 184(3) के नीचे जो 9 मई वाला इंसिडेंट है उसको किस तरह रेगुलेट किया जाए। और ये उस बेंच की भी ऑब्जर्वेशन थी कि ये वो लोग ऐसे हैं कि जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ये वो उनसे आप नहीं कर सकते। तो वो एक स्ट्रक्चर्ड किस्म की जो डिस्कशन थी जो कमांडिंग ऑफिसर की थी उस हद तक बात चल रही थी। उसके बाद हुआ क्या कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो आपका वैलिडेट कर दिया, और उससे पहले जो है वो चीफ जस्टिस जो थे वो रिटायर्ड हो गए और बेंच 5 पे आ गया। अब जब उसके बाद पहली उसके अंदर हेयरिंग हुई आपकी उसके 23 अक्टूबर के अंदर आई, तो उसके अंदर जो बात सारी थी वो 9 मई की थी, लेकिन बात उससे बहुत आगे चली गई, और बात चली गई कि आपने जो 1967 की अमेंडमेंट थी 21D और 59(4) जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, जस्टिस तारिक ने भी जो 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे बनी, जिसको जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने आर्टिकल 268 के नीचे उन्हें वैलिडेट रखा, और फिर आर्टिकल 8 और सब आर्टिकल 3 के नीचे जो उन्हें एक्सेप्शन प्रोवाइड की गई, और जब एक्सेप्शन आ गई तो फिर 50 साल से सुप्रीम कोर्ट उसको वैलिडेट कर रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो 5 रुकनी बेंच ने उसने 2 लाइनों से आपकी वो 2 अमेंडमेंट्स जो थी उनको अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके बाद जो आज तक भी उसकी रीजनिंग जो है उसकी जजमेंट नहीं है, और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर इस तरह नहीं, शॉर्ट ऑर्डर था ना वो नहीं। शॉर्ट ऑर्डर भी जब आप देते हैं तो आप उसके अंदर 1, 2, 3 रीजनिंग जरूर देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हम डिटेल रीजनिंग जो है वो बात के अंदर देंगे। अब जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया 5 उसके अंदर जजेस आ गए। अब जनरली मैंने इसका आपको बताया इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई राइट ऑफ अपील के तौर पे आप फर्स्ट एपेलेट फोरम के अंदर जाते हैं तो जजेस या कोर्ट्स जो है वो इंक्लाइन होती है जजमेंट को सस्पेंड करने के अंदर। ये एक जनरल प्रिंसिपल है पाकिस्तान की कोर्ट्स का, और स्पेशली उस वक्त हो कि जब आपकी वो आइडेंटिकल प्रोपोजिशन जो है आपकी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट्स या लेजिस्लेटिव ऑफ कॉम्पिटेंस। मैं जरा अभी इस पर मजीद भी बात करनी है। वो 4-0 था और ये 4-1 था, और ये जो है वो 5-0 है, 5-1 है ना उसके अंदर वो 4-1 था, आज 5-1 है, और अगर 1-1 दोनों को निकाल दें तो वो 4 का फैसला था, आज 5 का फैसला आ गया। ओके अज़मा साहबा, ये बताइएगा इस आज फैसले के बाद क्या 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उन्हें परेशान होना चाहिए क्योंकि ये सस्पेंड हो गया फैसला, या फिर जो है वो APS और जो DI खान के अंदर वाक़यात हुए हैं उन जैसे दहशत गर्दों को परेशान होना चाहिए? आज का फैसला ज़्यादा इफेक्टिव किसके लिए होगा?
बहुत शुक्रिया आदिल। मैं समझती हूँ दोनों को परेशान होना चाहिए। फर्क क्या है? कोई खास फर्क नहीं है। वो डीआई खान वाला वाकया हो या वो एपीएस का वाकया हो, उसमें सिर्फ यह है कि कैजुअलिटीज ज्यादा थी, लेकिन एक्ट तो एक ही जैसा था दोनों का, 9 मई का हो या इसका हो। बहुत तफसील से हाफिज साहब ने जो है वो इस पूरे जो प्रोसेस है उसकी डिटेल्स आपको बताई हैं। लेकिन आज जो बड़ी इंटरेस्टिंग जो रिमार्क्स भी आए बेंच की तरफ से, वो ये थे कि जो कल परसों जो शहादतें हुई हैं हमारे 23 सिपाहियों की, ये दुनिया में कहीं अगर जो है इस तरह का खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाए तो उसके ऊपर जो है वो एक सोग का समा होता है। एक बहुत बड़ा ये नुकसान है जो पाकिस्तान के इस बहादुर सिपाहियों ने पाकिस्तान के लिए जान दी है। अब ये उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो 23 सिपाही हैं, अगर इसके अंदर कोई सिविलियन इन्वॉल्व है तो क्या उसको छोड़ दें? ये देखिए, हमें सिविलियंस के बीच में और क्रिमिनल्स जो है इनके बीच में एक डेफिनेशन है जिसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। अगर एक सिविलियन ऐसा क्रिमिनल एक्ट करता है जो फौजी तनसीबात के अंदर जो है वो घुस के करते हैं या वो हमारे फौजियों को टारगेट करते हैं या दहशतगर्दी का कोई वाकया करते हैं, बात तो एक ही है ना। और फिर ये है कि जो फौजी तनसीबात के अंदर लोग घुसेंगे, जो जाकर आपके जो है वो इंस्टॉलेशंस को अटैक करेंगे, तो उनमें और तालिबान में मुझे तो कोई फर्क कम से कम नजर नहीं आता। और ना कोई फर्क है, वो भी वही काम कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं। ये सिर्फ ये कि ये सियासतदानों के लबादे में एक पॉलिटिकल पार्टी के शेल्टर में ये सब कर रहे हैं, वो एक और तंजीम है उसके शेल्टर में ये कर रहे हैं। तो और पीटीआई को दहशतगर्द तंजीम समझती हैं? मैं बिल्कुल समझती हूँ। जो उसका एक कम से कम जो एक विंग है, चले मैं विंग कह लेती हूँ, वो सारी पार्टी को मैं नहीं कहती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी उस विंग का हिस्सा है, जिन्होंने बाकायदा 9-10 मई प्लान किया पहले, उसके ऊपर पूरी 1 साल की ब्रेन वॉशिंग हुई लोगों की, उसके बाद टारगेट सेट किए गए, फिर 20 शहरों में इकट्ठे बलवा कराया गया और बलवा करा के पाकिस्तान को जो है, देखिए आदिल, बगावत जो है ना, जब इनकलाब जो है वो नाकाम हो जाए तो फिर वो बगावत होती है, और अगर इनकलाब कामयाब हो जाए तो फिर वो इनकलाब होता है। तो ये इनकलाब लेने निकले थे, आजादी कहने निकले थे, और जो कुछ इन्होंने किया उसके बाद मैं नहीं समझती। और ये एक ट्रेंड सेट करेंगे आप, अगर इनको माफी मिल गई ना, फिर देखिए भुट्टो शहीद नहीं चढ़ गए थे फांसी के, आपके पास उनके पास वर्कर नहीं थे क्या? वो ये सब नहीं कर सकते थे क्या? नवाज शरीफ साहब को हाईजैकर नहीं बनाया गया क्या? उनके साथ ज्यादतियां नहीं हुई? हम नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मुल्क है। और आप ये देखिए जो बाकी दुनिया के एग्जांपल्स देते हैं, आज बहुत सारे मैंने आपके साफी देखे हैं जो आज इनको मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, चूंकि इमरान खान जो है उसकी पार्टी का बीच में जिक्र आ रहा है, उनको बहुत मिलिट्री कोर्ट्स पे एतराज है। कल तक तो वो शान और कसीदे बयान कर रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स के, फलाने मुल्क में है, फलाने मुल्क में जरूर होना चाहिए, हमारे मुल्क के अंदर क्यों ना हो। मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस है उनकी तहफ्फुज के लिए भी तो कोई कानून होना चाहिए ना। पर दूसरी बात यह है कि आप बाहरी मुल्कों की एग्जाम्पल देते हैं। अमेरिका में कैपिटल हिल के अंदर सिर्फ लोग घुसे थे, जो नैन्सी पेलोसी है ना, उसकी टेबल के ऊपर टांगे रख के जो बंदा बैठा था ना कुर्सी के ऊपर, और टेबल पर उसने टांगे रखी थी, उसको 14 साल की सजा हुई है। जो रॉयट्स हुए यूके के अंदर, अगलों ने समरी ट्रायल के जरिए वहां पर लोगों को फौरी तौर पर सजाएं सुनाई। कोई 72 आवर्स में जो है वो सारे रिस्पॉन्सिबल जो है वो कराना चाहते हैं।